हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। मैं हूँ विनीता और हम आजीविका जो हमारे सिलेबस में है उसका इकाई 4 आजीविका हेतु परियोजना प्रबंधन, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है इसके बारे में आज हम देखेंगे, पढ़ेंगे। और जो बुक में दिया हुआ है वो भी वही हम कर रहे हैं, पिकासो की जो बुक है, ठीक है। और इसमें जो आर्थिक सर्वेक्षण जो भी नया प्रतिवेदन आया हुआ है तो उसका भी हम लास्ट में मैंने वो स्लाइड ऐड किया हुआ है। तो जो डेटा अगर हमें देखना होगा तो हम आर्थिक सर्वेक्षण वाला डेटा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आजीविका हेतु परियोजना प्रबंधन, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था। भारत में सहकारी आंदोलन। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत के क्या उद्देश्य हैं, क्यों शुरू किया गया था भारत में सहकारी आंदोलन। तो पहले इसको समझते हैं कि भारत में सहकारी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए की गई थी। ठीक है, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि सहकारी आंदोलन क्यों किया गया था। तो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ये सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और आंदोलन के क्या कारण हो सकते हैं, है ना, कि क्यों ये आंदोलन क्यों हुआ था। किसानों को और छोटे व्यापारियों को काफी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो उसके कई रीजन हो सकते हैं कि क्यों किसानों को और छोटे व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उसके कई रीजंस हैं, जैसे कि जो साहूकार होते थे, है ना, तो मतलब ब्रिटिश काल के टाइम पे, है ना, ब्रिटिश शासन के टाइम पे जो किसान जो होते थे वो साहूकार और महाजनों से कर्ज लिया करते थे, है ना, अपना कोई भी व्यवसाय या फिर खेती किसानी करने के लिए। तो किसान जो है वो अ, अ, किसानों को उच्च ब्याज दरों के कारण, है ना, अपनी जमीन या फिर संपत्ति को गंवाना पड़ रहा था। तो एक तरह से ये वाला एक पॉइंट हो जाता है ना, कि ये एक रीजन था। और भारत में उस वक्त कृषि उत्पादकता कम थी, है ना, कृषि उत्पादकता कम थी, उत्पादकता जो थी वो कम थी। उत्पादकता यहाँ पे जो भी है आप समझ पा रहे होंगे। कृषि उत्पादकता कम थी, है ना, तो जिससे क्या किसान और छोटे व्यापारी साहूकार पर ही निर्भर रहते थे। तो ये भी एक रीजन था आंदोलन के शुरुआत का। और व्यापारी और उद्योगपति अक्सर क्या वो उपभोक्ताओं से यानी कि किसानों से अधिक दाम वसूलते थे। ठीक है, अधिक दाम लेते थे क्योंकि भाई स्वाभाविक सी बात है कि उस वक्त साहूकार ही जो थे, जो थोड़े से अ, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी थी। तो ये एक रीजन था सहकारी आंदोलन का। ठीक है, और फिर जो औद्योगिक और शिल्पकार थे, है ना, और शिल्पकार वर्ग के लोग जो थे, यानी कि छोटे बुनकर, है ना, और या फिर छोटे उद्योग या फिर कारीगर जो थे, है ना, उनको रॉ मटेरियल्स जो थे वो आसानी से नहीं मिल पाते थे। और आपने ये भी इतिहास में पढ़ा होगा कि खाद्यान्न संकट उस वक्त बहुत ज्यादा हुआ करती थी, है ना, क्योंकि उत्पादकता कम थी, है ना, और कई बार अकाल की स्थितियां आ जाती थी। तो ये उससे क्या होता था, खाद्यान्नों की आपूर्ति नहीं हो पाती थी। ठीक है, तो ये सारे रीजंस थे सहकारी आंदोलन के। तो आ, 1904 में, है ना, वर्ष 1904 में सहकारी समितियां अधिनियम बनाई गई जो औपचारिक रूप से सहकारी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस थे जो सहकारी आंदोलन के, है ना, जिसकी वजह से ये जो समितियां बनी गई हैं, बनाई गई हैं। ठीक है, तो जो एफ निकोलसन जो है ना, ये भारत में सहकारी आंदोलन के जनक माने जाते हैं। ठीक है, एफ निकोलसन याद रखिएगा, एफ निकोलसन। उसके बाद फिर याद रखिएगा 1904 सहकारी साख समिति अधिनियम। इसमें नॉन क्रेडिट सोसाइटीज के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं था। इसका क्या मतलब है कि सहकारी साख समिति अधिनियम ये 1904 में आया। ठीक है, ये भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत थी, औपचारिक शुरुआत हुई थी। ठीक है, औपचारिक यानी कि मतलब औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत हुई थी सहकारी आंदोलन की। और इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, ये वही चीज है ना, सेम उद्देश्य था कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहकारी साख समिति बनाई गई, है ना, सहकारी
नॉन क्रेडिट सोसाइटीज इसी को कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सहकारी साख समितियों की स्थापना को कानूनी आधार देना इसको कह सकते हैं, लेकिन इसमें कोई प्रावधान नहीं था। मतलब ये कह सकते हैं, हालांकि इस अधिनियम में नॉन क्रेडिट सहकारी यानी कि गैर ऋण सहकारी समितियों के गठन के लिए कोई प्रावधान नहीं था, सिर्फ समिति बनाई गई थी। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि केवल उन समितियों को कानूनी मान्यता दी गई जो ऋण प्रदान करने के लिए कार्य करती थी, और अन्य प्रकार की जो सहकारी समितियों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये चीजें हुई थी कब? 1904 में। इसके बाद 1912 में, है ना, सहकारी साख अधिनियम 1912 पारित हुआ। इसमें नॉन क्रेडिट सोसाइटीज के निर्माण का प्रावधान किया गया, और इस अधिनियम का उद्देश्य समिति के सदस्यों का आर्थिक स्तर उन्नत बनाना और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। इसमें केंद्रीय सहकारी समिति के निर्माण हेतु प्रावधान किया गया था। तो इसका क्या मतलब है कि 1904 के जो अधिनियम में केवल ऋण समितियों को मान्यता दी गई थी, है ना, तो 1912 में इसको मतलब विस्तारित किया गया, और गैर ऋण यानी कि ये नॉन क्रेडिट सोसाइटीज, है ना, गैर ऋण समितियों के गठन को भी कानूनी आधार दिया गया। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि अ, मतलब मुख्य उद्देश्य ये था कि सहकारी समितियों के सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना। और इसके तहत केंद्रीय सहकारी समितियों के गठन की भी अनुमति दी गई, जिससे सहकारी आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाया गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स कब हुए थे? मतलब ये सारी जो चीजें हुई हैं, ये 1912 में हुई है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कब? वर्ष 2014 में। ये मैकलेगन कमिटी है ना, इन्होंने सहकारिता सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसका क्या मतलब है कि ये जो समिति है, ये समिति, है ना, इन्होंने सहकारिता सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये समिति जो है भारत में सहकारी आंदोलन की स्थिति का अध्ययन करने के लिए गठित की गई थी। ठीक है, तो ये जो है सहकारी आंदोलन की स्थिति का अध्ययन, यहाँ पे अध्ययन कर लिख देती हूँ मैं, है ना, अध्ययन करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। तो इसने क्या किया? सहकारिता को एक मजबूत आर्थिक सुधार के रूप में मान्यता दी, और इसके विस्तार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। ठीक है, इस समिति ने क्या सिफारिश की कि सहकारी समितियों को सरकारी सहायता दी जानी चाहिए, ताकि वो किसानों को और, है ना, आम जनता की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सके। तो ये जो है, ये मैकलेगन कमेटी की अ, सिफारिश है। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1914 में। और फिर 1944 में क्या हुआ? कृषि उप कमेटी का गठन, किसकी अध्यक्षता में? प्रोफेसर डी आर गाडगिल की अध्यक्षता में कृषि उप कमेटी या एग्रीकल्चर सब कमेटी का गठन किया गया। तो ये क्या है कि ये समिति जो है कृषि क्षेत्र में सहकारी समितियों की भूमिका को मजबूत करने के लिए गठित की गई। ठीक है, तो ये कृषि से ही समझ में आ रहा होगा, ये कृषि क्षेत्र में ही काम किया जाएगा ना इस पे। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, है ना, कृषि उत्पादकता उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, और किसानों को वित्तीय सहायता, और है ना, सहकारी विपणन प्रणाली को भी विकसित करने पर इस कृषि उप कमेटी का वो था, क्या कहना चाहिए, उद्देश्य। ठीक है, तो इस समिति ने कृषि क्षेत्र में सहकारी समितियों को एक प्रभावी साधन के रूप में उपयोग करने की सिफारिश की। ठीक है, ये कह सकते हैं आप। फिर हम आ जाते हैं कब? 1945 में, सहकारी योजना कमेटी का गठन। तो 1945 में सहकारी योजना कमेटी का गठन किया गया। तो ये क्या हुआ था कि भारत की स्वतंत्रता से पहले सहकारी समितियों को आर्थिक योजनाओं में शामिल करने की आवश्यकता महसूस की गई।
ठीक है, तो इस समिति का उद्देश्य क्या था कि सहकारी समितियों को नियोजित आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण अंग बनाना। ठीक है, तो सहकारी समितियों को नियोजित आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण अंग बनाना इसका क्या था उद्देश्य। तो समिति ने सहकारी समिति के माध्यम से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए सुझाव दिए। तो ये जो था ये 1945 में हुआ था। फिर आ जाते हैं हम अप्रैल 1958 में। अप्रैल 1958 में क्या हुआ था? तीसरी भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ये भारतीय सहकारी आंदोलन आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर है ना मजबूती प्रदान करने के लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसमें सहकारी समितियों के विस्तार और विकास पर चर्चा की गई थी। और सहकारी समितियों को कई क्षेत्र जैसे कि कृषि हो गया या फिर बैंकिंग हो गया, कृषि बैंकिंग उद्योग हो गया और मार्केटिंग वगैरह, है ना। तो मार्केटिंग में ये सब में इनको अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने पर इस है ना विचार किया गया अप्रैल 1958 में। ये क्या हुआ था इसमें? तीसरी भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो 1904, 1912, 1914, 1944, 1945 और अप्रैल 1958 में हुए थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। बहुउद्देश्य सहकारी समिति यानी कि मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना सर्वप्रथम उड़ीसा में 1939 ईस्वी में हुई। सहकारिता की उत्पत्ति यूरोप में हुई थी और सहकारी स्टोर आंदोलन की मातृभूमि ब्रिटेन है। सहकारी विपणन का प्राथमिक उद्देश्य विपणन मार्जिन यानी कि मार्जिन को कम करना तथा किसानों को उचित मूल्य दिलवाना था। तो इसका क्या मतलब है कि बहुउद्देश्य सहकारी समितियों की स्थापना सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? उड़ीसा में 1939 में, मतलब 1939 में हुई थी। और इसका मेन पर्पस क्या था? है ना, केवल मतलब इन समितियों का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता देना नहीं था, बल्कि अ, व्यापार, कृषि या फिर उपभोक्ता की जो आवश्यकताएं हैं, है ना, उन सब के लिए भी सहायता प्रदान करना था। ठीक है, किसका उद्देश्य था ये? बहुउद्देश्य सहकारी समिति यानी कि मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, इससे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है बहुउद्देश्य यानी कि कई सारे उद्देश्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये इसका उद्गम या उत्पत्ति जो हुई थी ये यूरोप में हुई थी, है ना। और अ, ये मतलब भारत में ये जो मॉडल है ये विशेष रूप से काफी प्रचलित हुआ, बहुत लोकप्रिय हुआ था ये मॉडल। और सहकारी स्टोर आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित था। और ब्रिटेन में, है ना, ब्रिटेन में इसे बहुत समर्थन मिला था। तो सहकारी स्टोर आंदोलन की मातृभूमि क्या है? ब्रिटेन है। अगला पॉइंट है सहकारी विपणन का प्राथमिक उद्देश्य विपणन मार्जिन। मतलब विपणन मार्जिन इसको कम करना। इसका क्या मतलब है कि अ, अ, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और जो मीडिएटर्स हैं, जो जिनको हम बिचौलिया कहते हैं, मतलब मीडिएटर्स जो वो दलाली वगैरह जो करते हैं ना, मतलब डायरेक्ट मतलब मान लीजिए यहाँ पे उपभोक्ता है, यहाँ पे उत्पादक है, मतलब सॉरी, मतलब ये यहाँ पे किसान है और यहाँ पे खरीदार, मतलब दुकानदार। तो यहाँ पे जो मीडिएटर होगा, है ना, ये मीडिएटर यहाँ पे मीडिएटर का काम करता है। किसान ये मीडिएटर के पास जाता है और फिर मीडिएटर जो है वो वो अपने वो है ना उत्पाद वगैरह को वो सेल करने का काम करता है। तो ये जो मीडिएटर है ना, इनका प्रभाव कम हो, है ना, मतलब ये जो मार्केटिंग मार्जिन का मतलब यही है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और मीडिएटर्स का प्रभाव कम हो। और ये व्यवस्था जो है किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बनाई गई थी, है ना, ताकि वो अपनी जो उपज है उसका सही लाभ प्राप्त कर सके, है ना, उनको डायरेक्ट मार्केट से जुड़ने का मौका मिल पाए। तो ये जो है ये पॉइंट यही का पॉइंट इस पॉइंट में यही कहा गया है। चलिए आई गेस आपको ये स्लाइड समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं।
अगला पॉइंट है सहकारिता मंत्रालय। ये सहकारिता मंत्रालय ये क्या है? ये इसका गठन हुआ था कब? 6 जुलाई 1921 को। 6 जुलाई 1921 को इसका गठन किया गया। सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, इससे ने क्या सरकार ने सहकारी समितियों और सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया था। इसका मेन उद्देश्य क्या है? समृद्धि सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से, मतलब सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करना, अर्थात सहकारिता के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक उन्नति को बढ़ावा देना। ठीक है, तो भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य था। ठीक है, और मतलब कार्य में आ जाता है ये भी। और इसके अलावा क्या है? अ, सहकारी समितियों के लिए कारोबार में सुगमता के लिए प्रक्रियाओं को कारगर बन, कारगर कारगर बनाने और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने की दिशा में कार्य करना। तो इसका क्या मतलब है कि सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को सरल और सुगम बनाने के लिए आवश्यक सुधार करना है ना। और बहुराज्य सहकारी समितियों को सुचारू रूप से की संचालित करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना, और सहकारी बैंकों और संस्थाओं के विकास को बढ़ावा देना ताकि आम जनता को इससे अधिक लाभ मिल पाए। ठीक है, तो ये सारे जो है ये इसके कार्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला है सहकारी बैंकिंग संरचना। ये क्या है कि सहकारी बैंकिंग प्रणाली जो है ये प्रमुख दो श्रेणियों में विभाजित की गई है। क्या क्या? एक तो एग्रीकल्चरल और एक है नॉन एग्रीकल्चरल, यानी कि कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र, है ना। एक कृषि क्षेत्र और एक गैर कृषि क्षेत्र। ठीक है, तो जो कृषि क्षेत्र है ये इसमें कृषि क्षेत्र को भी दो वर्गों में बांटा गया है, दो भागों में, है ना। शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन्स और लॉन्ग लॉन्ग टर्म लोन्स, यानी कि अल्पकालिक और मध्यमकालिक ऋण और दीर्घकालिक ऋण। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चरल एरिया है, मतलब कृषि क्षेत्र जो है ना, इसको मतलब कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये कार्य करता है कृषि क्षेत्र, है ना। इसको दो भागों में विभाजित किया गया। एक तो अल्पकालिक अल्पकालिक अंग्रेजी में दे दिया है यहाँ पे, है ना, अल्पकालिक और मध्यम कालिक लोन या ऋण। ठीक है, शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म लोन्स। तो शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन्स यानी कि अल्पकालिक और मध्यमकालिक ऋण में क्या क्या है? इसके अंतर्गत स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आते हैं जो राज्य स्तर पर काम करते हैं, और सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो जिला स्तर पर काम करते हैं, और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक जो गांव स्तर यानी कि ग्राम स्तर पर काम करते हैं। तो ये कैसे काम करता है? ये जो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये क्या होता है? राज्य सहकारी बैंक, है ना। इसी को क्या कहते हैं? कहाँ लिखूं? राज्य सहकारी बैंक, है ना। इसी को राज्य सहकारी बैंक कहते हैं। ये राज्य स्तर पर काम करते हैं और जिला सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये जो राज्य स्तर के जो बैंक है ना, ये बैंक जो है राज्य स्तर पर काम करते हैं, और जिला सहकारी बैंकों को, है ना, ये जिला सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। और फिर है सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक। तो ये जिला स्तर पर काम करते हैं, है ना। और प्राथमिक सहकारी बैंकों को, यानी कि उससे
जैसे कि ये स्टेट है ना, तो ये जिले पे काम करेगा, मतलब जिला बैंक को मतलब उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। और जो जिला स्तर पर है वो प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए काम करेगा, है ना, उनको ऋण देगा। इसी तरह से काम होता है। जो सेंट्रल व डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, यानी कि केंद्रीय और जिला सहकारी बैंक जो है, ये जिले स्तर पर काम करते हैं, है ना, जिले में कार्यरत होते हैं। और प्राथमिक सहकारी बैंकों को ऋण उपलब्ध करते हैं, यानी कि इनको, ठीक है। और ये प्राथमिक सहकारी बैंक यानी कि ये जो है, ये ग्राम स्तर पर काम करते हैं, यानी कि गांव स्तर पर काम करते हैं। और ये जो है प्राथमिक सहकारी बैंक, है ना, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, ये गांव में किसानों को डायरेक्ट लोन देने का काम करते हैं, है ना। ये जो है ये डायरेक्ट लोन देते हैं, मतलब इनके आगे पीछे ऐसा वो नहीं है ना। वो ये जो है ये डायरेक्ट किसानों से जुड़ते हैं, है ना, डायरेक्ट किसानों से जुड़ते हैं और डायरेक्ट लोन देते हैं किसानों को। इससे क्या करते हैं, किसान जो है ना, खेती के लिए उनको जो भी आवश्यक संसाधनों की जरूरत होती है, वो उसे खरीद सकते हैं, है ना, यानी कि प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करते हैं, ठीक है। और फिर है क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स, यानी कि दीर्घकालिक दीर्घकालिक ऋण। ये क्या है, ये जनरली यहाँ पे दिया भी हुआ है ना। ये जनरली जो है ये दीर्घकालिक ऋण जो है ना, ये राज्य स्तर पर दिया जाता है, मतलब जनरली, है ना। और ये सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक एट स्टेट लेवल, मतलब राज्य भूमि विकास बैंक, है ना, सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक एट स्टेट लेवल, यानी कि राज्य स्तर पर राज्य भूमि विकास बैंक, हिंदी में इसको कहेंगे राज्य भूमि विकास बैंक, सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो ये जो है ये दीर्घकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराता है, जिसका उपयोग किसान भूमि सुधार हो गया, या फिर बागवानी हो गया, या फिर सिंचाई आदि के लिए कर सकते हैं। मतलब ये जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, ये 10 से 15 साल के लिए, है ना। तो इस तरह के जो टाइम पीरियड के जो लोन्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म्स होते हैं, है ना। तो ये जो राज्य भूमि विकास बैंक है, यानी कि सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक, है ना, ये राज्य स्तर पर काम करते हैं। और ये दीर्घकालिक ऋण होते हैं, है ना, दीर्घकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराते हैं, जिससे जो किसान है इसका उपयोग अपने भूमि सुधार के लिए कर सकता है, और या फिर सिंचाई के लिए कर सकता है, या फिर बहुत सारे चीजें होती है ना, जैसे कि बागवानी वगैरह, है ना, ये सब सब के लिए इसका उपयोग वो कर सकता है किसान। फिर अगला पॉइंट क्या है, प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक। प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक यानी कि प्राथमिक भूमि विकास बैंक, ये जिला और तहसील स्तर पर ये काम करते हैं, ठीक है। और ये बैंक जो है कृषि विकास से संबंधित ऑब्वियसली दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं लॉन्ग टर्म के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, गैर कृषि यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल। तो ये क्या है, ये जो नॉन एग्रीकल्चरल बैंकिंग है, ये व्यापार और लघु उद्योग या हो गया, या फिर जो अन्य प्रकार की गैर कृषि गतिविधियां होती है ना, उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है, एक तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी कि राज्य सहकारी बैंक, और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो यानी कि केंद्रीय सहकारी बैंक, और फिर है प्राइमरी नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज यानी कि प्राथमिक गैर कृषि ऋण समितियां। तो जो गैर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ये सारी बैंकिंग आती है ना, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो और ये प्राइमरी नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, तो ये क्या करते हैं, ये जो है प्राइमरी नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, ये शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में जो लघु व्यापारी हैं, या फिर अन्य प्रकार के बिजनेसमैन पेशेवर जो है ना, उनको ऋण प्रदान करती है। तो ये भी दो प्रकार से है ना सहकारी समितियां इसके अंतर्गत आती हैं। एक तो एम्प्लॉयर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज और अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अर्बन कोऑपरेटिव
सोसाइटीज, यानी कि एम्प्लॉयर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, इसको क्या कहते हैं हम, नियोक्ता सहकारी समिति, है ना। एम्प्लॉयर्स का मतलब होता है नियोक्ता, नियोक्ता सहकारी अ, अ, नियोक्ता सहकारी समिति, है ना, नियोक्ता सहकारी समिति। तो ये क्या करते हैं, ये जो समितियां होती हैं, ये कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है, मतलब कर्मचारियों को, है ना, एम्प्लॉयर्स को, ठीक है। अ, मतलब जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई है ना, आप समझते होंगे शायद। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो नियोक्ता यानी कि जो नियुक्ति करता है, और इसके अलावा होते हैं एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी, एम्प्लॉय, है ना। एक होता है एम्प्लॉयर्स, एक होता है एम्प्लॉयर, और एक होता है एम्प्लॉय, है ना। तो जो एम्प्लॉयर होता है वो नियोक्ता होता है, यानी कि जो काम पे रख रहा होता है, जो काम पे रखता है वो एम्प्लॉयर होता है, नियोक्ता होता है। और एम्प्लॉय जो होता है वो कर्मचारी होता है। तो ये जो समिति है, एम्प्लॉयर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, है ना, ये जो समिति है ये कर्मचारियों को यानी कि एम्प्लॉयज को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। और अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये क्या है, ये शहरी क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधि को समर्थन देने के लिए काम करती है। तो मतलब ये जो है ये व्यापारिक गतिविधियों यानी कि शहरी क्षेत्रों में, है ना, अर्बन मतलब शहर, है ना, शहरी शहरी क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों को समर्थन देने के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी समझ आया होगा, मैं समझा पाई होंगी आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से जो सहकारी बैंकिंग संरचना है इस तरह से काम करती है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये क्या है, मतलब ग्रामीण बैंक, है ना, आप सभी जानते होंगे, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। किसके सिफारिश पे, तो एम नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी ग्रामीण बैंक की। इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को विस्तारित करना, ठीक है। और वर्तमान की स्थिति क्या है, फरवरी 2025 की स्थिति में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या 43 है, ठीक है। और ये बैंक सहकारी बैंकिंग और वाणिज्यिक बैंकिंग के बीच की कड़ी का काम करते हैं, है ना। जो क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं, इसका मतलब क्या है, ये बैंक जो है सहकारी बैंकिंग और वाणिज्यिक बैंकिंग के बीच कड़ी का काम करते हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब ये जो भारत सरकार और आरबीआई, है ना, मतलब इसका मतलब क्या है इस पॉइंट का, भारत सरकार और आरबीआई, भारत सरकार और आरबीआई, है ना, इनके नियमन पर काम करती है। नियमन यानी कि नियम के अंतर्गत, है ना, इनके नियम के अंतर्गत ये काम करती है, कौन सी, ये ग्रामीण बैंक, ठीक है। और किसी विशेष राज्य में एक या अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो सकते हैं, यानी कि एक क्षेत्र में ग्रामीण बैंक की कई शाखाएं संचालित हैं। और क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक का पर्यवेक्षण नाबार्ड द्वारा किया जाता है और उन्हें आरबीआई द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना होता है। मतलब वही है, सिंपल सा है कि इसका जो पर्यवेक्षण है, सुपरविजन, ये नाबार्ड द्वारा किया जाता है और नाबार्ड इन बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की निगरानी करता है, ठीक है। तो आरआरबी जो है यानी कि रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक, आरबीआई द्वारा जो निर्धारित बैंकिंग मानक है, जो भी मानदंड है ना, जो भी मानक है उनको पालन करना अनिवार्य होता है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला कहाँ गया, अगला पॉइंट है, वर्तमान में
प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्वामित्व क्रमशः 50, 15, 35 के अनुपात में केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक वाणिज्यिक बैंक के पास होता है। इसका क्या मतलब है कि वर्तमान में मतलब ये जो प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो स्वामित्व है ना, वो इन अनुपातों में रखा गया है। 50, 50:15:35। तो 50% जो है ना, ये 50% जो है ये केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास। 15% जो है ये 15% जो है ये जो संबंधित राज्य है ना, उस संबंधित मतलब क्या कहना चाहिए, अ, उस ग्रामीण बैंक से संबंधित राज्य सरकार के पास है ना, राज्य सरकार। और जो 35% है वो है अ, वाणिज्यिक या फिर प्रायोजक बैंक के पास। ठीक है, प्रायोजक या वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, तो ऐसा उनका को इस तरह से बांटा गया है। तो मतलब ये जो संरचना बनाई गई है अनुपात की, है ना, तो इसका उद्देश्य क्या था कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में राज्य सरकारों की जो भागीदारी है और वाणिज्यिक बैंकों के व्यावसायिक कौशल का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर बनाने और उनको बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा सके। तो इसलिए ये जो रेशो बनाया गया है, अनुपात, है ना, केंद्र सरकार के मार्गदर्शन पे बनाया गया है। ठीक है, और इसके अलावा देश में सिक्किम और गोवा राज्य में क्षेत्र ग्रामीण बैंक नहीं है। क्यों नहीं है, इसका क्या रीजन है कि मतलब सभी राज्यों में तो ग्रामीण बैंक है, लेकिन दो राज्य ऐसे हैं जो सिक्किम और गोवा में ऐसे राज्य हैं जहां पे कोई क्षेत्रीय बैंक स्थापित नहीं की गई। इसका क्या कारण है कि राज्यों है ना, कि इन राज्यों की जो आर्थिक और भौगोलिक परिस्थिति जो है वो बाकी राज्यों से अलग है, भिन्न है। और जैसे कि जो सिक्किम है, ये छोटा और मतलब क्या पहाड़ी राज्य है ना, पर्वतीय राज्य है, पर्वती पर्वतीय राज्य है सिक्किम, है ना, छोटा है और मतलब पहाड़ी राज्य है ना। यहाँ पे बैंकों की वैसे भी कम शाखाएं हैं, और जो भी जितनी भी शाखाएं हैं वो पर्याप्त है ना, ऐसा मानी जाती है। और गोवा तो है ना, आप सभी को पता है, पर्यटन स्थल है गोवा, है ना, पर्यटन आधारित राज्य है। यहाँ पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था जैसी कोई, है ना, अन्य राज्यों की तुलना में उतनी बड़ी नहीं है, तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रामीण बैंक नहीं है। ठीक। और 1947, सॉरी, 1987, 1987, है ना, ये 1987 में विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पर रोक लगा दी गई। तो रोक क्यों लगाई गई थी, क्या रीजन था कि विजय केलकर समिति ने 1987 में सुझाव दिया कि नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना न की जाए। तो सिफारिश का मुख्य कारण ये था कि जो पहले से कार्यरत बैंकों को मजबूत किया जाए, है ना, जो ऑलरेडी बन चुके हैं पहले उनको मजबूत किया जाए और उनकी कार्य क्षमता में सुधार किया जाए, ना कि और नए बैंक खोले जाएं। ठीक है, तो उस समय तक क्या था कि भारत में पहले से कई मतलब बहुत सारी आरआरबीज की स्थापना हो चुकी थी, ग्रामीण बैंकों की ये स्थापना हो चुकी थी, लेकिन जो उनकी वित्तीय स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। वित्तीय स्थिति जो थी उतनी अच्छी नहीं थी या फिर प्रभावशाली नहीं थी। तो क्या उनको प्रभावशाली नहीं थी, तो उनपे सुधार करने की आवश्यकता थी। ठीक है, तो इसलिए भारत सरकार ने क्या किया कि आरआरबी की स्थापना पर रोक लगा दी, और जो मौजूदा बैंक्स थे, बैंकों को अधिक अम, सशक्त बनाने में, है ना, ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, तो ये एक रीजन था ये। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है, और ग्रामीण बैंक के बारे में। तो आई गेस आप लोगों को ग्रामीण बैंक का यहाँ पे डिटेल समझ में आ गया होगा। ठीक। अगला हम देखते हैं भूमि विकास बैंक, या इसी को क्या कहते हैं, बंधक बैंक, या इसी को क्या कहते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक।
ठीक, तो ये क्या है? इसकी स्थापना 1929 में मद्रास में की गई। भूमि विकास बैंक की स्थापना 1929 में मद्रास में की गई। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करता है करना था। ठीक है। तो इसका वही कारण है ना, मतलब रीजन, मतलब उद्देश्य जो था कि कृषि के क्षेत्र में और अ, ग्रामीण विकास में दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना, दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना इसका मेन पर्पस था। तो ये जो कृषि क्षेत्र में लाइक वही चीजें है ना, भूमि सुधार हो गया, या फिर सिंचाई सुविधा, डेयरी फार्मिंग, बागवानी, है ना, इन सबको बढ़ावा देने के लिए अ, दीर्घकालिक ऋण यानी कि अ, इसी को क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है यह कृषकों को कृषकों की अचल संपत्ति को बंधक बनाकर ऋण प्रदान करता है। सामान्यतः प्रतिभूति के मूल्य का 50% ऋण दिया जाता है। तो इसका वही मतलब है ना, इसका वही मतलब है कि जो कृषि के क्षेत्र में भूमि सुधार, बागवानी, या फिर सिंचाई सुविधा, पोल्ट्री फार्म, है ना, इन सब, डेयरी फार्मिंग, तो ये सबको बढ़ावा देने के लिए बंधक ऋण बंधक सॉरी, एक मिनट। बंधक ऋण मतलब मोर्गेज लोन, इसी को हम क्या कहते हैं? मोर्गेज मोर्गेज लोन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? मोर्गेज। बंधक ऋण मतलब मोर्गेज लोन। तो मोर्गेज लोन प्रदान करता है ये। ठीक है, कौन सा बैंक? भूमि विकास बैंक या लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो इसका क्या मतलब है? जो किसान है, इसमें जो किसान है वो अपनी भूमि को बंधक बनाकर, यानी कि उसका मोर्गेज लेकर के भूमि विकास बैंक से अपना ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बैंक के द्वारा जो ऋण दिया जाता है वो भूमि के मूल्य का, यानी कि उसकी जो जमीन है ना, उसकी मूल्य का 50% तक दिया जाता है। ठीक है, तो मोर्गेज का मतलब आई थिंक आप लोग समझते होंगे मोर्गेज का क्या मतलब होता है। मतलब ये एक ऐसा ऋण होता है, मोर्गेज लोन, है ना, एक ऐसा लोन जिसमें कोई किसी संपत्ति का, जैसे कि घर, जमीन, या दुकान, है ना, घर, जमीन, दुकान, जो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसको गिरवी रख करके लिया जाता है। इसके अगेंस्ट में अ, जो व्यक्ति है घर, जमीन या फिर दुकान के अगेंस्ट में, है ना, अ, अपनी संपत्ति को गिरवी रख करके लोन ले सकता है। तो ये जो है मोर्गेज लोन इसी प्रकार का ऋण होता है। ठीक है, तो मतलब उस, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी के जमीन की वैल्यू है, मतलब जितनी भी वैल्यू है ना उस जमीन की, तो उसका 50% लोन दिया जाएगा भूमि विकास बैंक के अंतर्गत, लैंड डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत। ठीक है, तो ये द्विस्तरीय होता है ना। इसको भी, मतलब इस बैंक को दो स्तरों पे बांटा गया है, एक तो राज्य स्तर पर और दूसरा जिला स्तर पर। तो जो राज्य स्तर पर है वो है केंद्रीय भूमि विकास बैंक, और जिला स्तर पर जो है वो प्राथमिक भूमि विकास समिति। तो केंद्रीय भूमि विकास बैंक जो है ये राज्य स्तर पर काम करता है, और जिला स्तर के भूमि विकास बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और मतलब ये जो केंद्र भूमि विकास बैंक जो है ये राज्य स्तर पर काम करता है, और जिला स्तर के जिला स्तर के भूमि विकास बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और जिला स्तरीय जो प्राथमिक भूमि विकास समिति जो है, ये समिति ये जिला और तहसील लेवल पर काम करती है ना। ये प्राथमिक भूमि विकास समिति जो है ये जिला और तहसील लेवल पर, ठीक है, तहसील स्तर पर ये काम करती है। और किसानों को ये डायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से लॉन्ग टर्म, है ना, दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म लोन उपलब्ध कराती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नाबार्ड।
मतलब कुल मिलाकर के ये जो भूमि बैंक जो है ना, भूमि विकास बैंक, मतलब इसको आप इसका शॉर्ट में आप कैसे समझ सकते हैं, ये जो बैंक है ये विशेष रूप से उन किसानों के लिए काफी फायदेमंद होती है जो लंबे समय के लिए या फिर लंबी अवधि के लिए बड़ी पूंजी लेना चाहते हैं, या फिर लंबे लंबी अवधि के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है जिनको, है ना। तो इससे क्या करता है किसानों को जो आधुनिक कृषि उपकरण होते हैं, आधुनिक तकनीक जो होते हैं, या फिर आधुनिक संसाधन जो होते हैं कृषि से संबंधित, है ना, उनको उनके उपयोग के लिए उनको लोन लेने से उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। ठीक है। तो ये लंबे टाइम के लिए होता है। ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन देने का काम करती है भूमि विकास बैंक। ठीक। तो चलिए अगला देखते हैं, नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ये देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्थान है, मतलब सबसे बड़ी संस्था है। और कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ये नाबार्ड जो है ये नीतियां बनाती है, योजनाएं बनाती है और वित्तीय सहायता देती है। ठीक है। कौन सी बैंक, कौन सा? नाबार्ड। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में शिव रमन समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई, और ये छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ठीक है। तो और ये जो है ये नाबार्ड जो है ये आरबीआई के और भारत सरकार की देखरेख में काम करती है। ठीक। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? इसका मुख्यालय मुंबई में है, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं श्री शाजी केवी। श्री शाजी केवी इनके अध्यक्ष हैं। उद्देश्य क्या है? इस बैंक को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण के क्षेत्र में नीति, योजना और संचालन से संबंधित मामलों का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। साथ ही यह वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु ऋण वितरण भी करता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करना, और ग्रामीण विकास के लिए नीति निर्माण योजना, मतलब नीति निर्माण करना, योजना बनाना, और फिर वित्तीय समन्वय का कार्य करना इसका एक पर्पस है। और इसके अलावा और क्या पर्पस हो सकता है कि जो सरकारी बैंकों के लिए और फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करना भी। ठीक है। और अ, इसके अलावा कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी सहयोग प्रदान करना। ठीक है। और किसान हो गया, कुटीर उद्योगों के लिए हो गया, या फिर लघु उद्यमियों के लिए भी जो किफायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना भी इसका एक क्या पर्पस है। ठीक। मतलब कुल मिलाकर के अब इस वाले पेज से आप ये समझ सकते हैं कि ग्रामीण ऋण व्यवस्था को मजबूत करना, इनका मतलब नाबार्ड का क्या काम हो सकता है। मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, हालांकि इससे ना टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो कार्य में आप इसको क्या कह सकते हैं? अ, ग्रामीण ऋण व्यवस्था, ग्रामीण ऋण व्यवस्था कृषि क्षेत्र में नवाचार कह सकते हैं, सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों और अन्य एनबीएफसीज कह देती हूँ, है ना, एनबीएफसीज, है ना, इनको रेगुलेट करने का काम करती है ना। और किसान और ग्रामीण उद्यमियों के लिए ग्रामीण उद्यमियों के लिए योजनाएं और वित्तीय सहायता
ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसका ना पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा पाऊं, है ना, जो इसके मेरे पास जो नोट्स बने हुए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मतलब हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, है ना। तो ये नाबार्ड से कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। तो आई गेस आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, है ना। नाबार्ड जो है भारत के ग्रामीण और कृषि वित्तीय ढांचे को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। और जो किसान है और छोटे व्यवसायियों जो छोटे व्यवसाय हैं, है ना, उनके लिए आर्थिक समृद्धि का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। और जो नाबार्ड के प्रयासों से ही कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए और फिर ग्रामीण रोजगार सृजन किया गया है और कई वित्तीय समावेशन को बढ़ावा भी मिला है। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण है नाबार्ड के बारे में। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, अगला पॉइंट है कर्तव्य, है ना। नाबार्ड के यहाँ पे कुछ कर्तव्य दिए हुए हैं कि क्या कर्तव्य हो सकते हैं। चलिए एक बार देखते हैं। नाबार्ड ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना को लागू करने की मुख्य एजेंसी है। इसके निम्न कर्तव्य हैं। नाबार्ड ग्रामीण विकास बैंकों का पर्यवेक्षण करता है और नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्र को वित्त पोषण करने वाले वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त प्रदान करता है। तो इसका क्या मतलब है? कि जो नाबार्ड है ना, ये ग्रामीण विकास बैंक यानी कि आरआरबीज पर नजर रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि ये ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। मतलब ये बैंकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। ठीक है, पर्यवेक्षण। और पुनर्वित्त प्रदान करना, मतलब इसका क्या मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले बैंकों को और वित्तीय संस्थानों को लोन उपलब्ध कराने में मदद करता है। ठीक है, नाबार्ड जो है छोटे बैंकों को या फिर जो इससे रिलेटेड कृषि से संबंधित जो भी बैंक है, ग्रामीण बैंक, है ना, और वित्तीय संस्थान जो है उनको लोन उपलब्ध कराने का लोन उपलब्ध कराने में मदद करता है और ये सुनिश्चित करता है कि किसानों को और ग्रामीण उद्यमों को सही समय पर लोन मिल पाए। ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पे दो पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये मतलब ये कर्तव्य नाबार्ड के कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं, आता है। और यहाँ पे नोट में दिया गया है वर्ष 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नाबार्ड को अपनी भागीदारी सरकार को बेच दी। रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने नाबार्ड में अपनी भागीदारी सरकार को बेच दी। इस प्रकार अब नाबार्ड पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में है, यानी कि 100% स्वामित्व में है। सर्वप्रथम 1998 में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड भारत में नाबार्ड द्वारा ही जारी किया गया था और इस कृषि के क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो 1900 मतलब सॉरी 2019 में जो आरबीआई है ना, इसने नाबार्ड में अपनी हिस्सेदारी किसको, सरकार को बेच दी। पहले जो आरबीआई के पास नाबार्ड के कुछ हिस्सेदारी थी, है ना, लेकिन जो 2019 में आरबीआई ने अपनी हिस्सेदारी भारत सरकार को बेच दी और अब जो नाबार्ड है वो पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। ठीक है, 100% स्वामित्व में है। और 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड एक मतलब ऐसा एक कार्ड है जो किसानों को खेती के लिए ऋण लेने की सुविधा देता है ना। और 1998 में पहली बार नाबार्ड ने ही इस योजना की शुरुआत की थी, है ना। इससे किसान को आसान और कम ब्याज पर ऋण मिलना शुरू हुआ था। ठीक है। और इसके अलावा पॉइंट क्या है? अ, यह कृषि के क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो कुल मिलाकर के वही चीजें कही गई है कि ये भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाली सबसे बड़ी अ, संस्था है। क्या? कौन? नाबार्ड। ठीक है। और ये सरकारी योजनाओं को और बैंकों के जरिए किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक। तो आई गेस नाबार्ड से यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको।
अगला देखते हैं। अगला है सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो क्या है ये? भारत में सहकारी बैंकों का गठन तीन स्तरीय है। राज्य सहकारी बैंक संबंधित राज्य में शीर्ष संस्था है। इसके बाद केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, जिला स्तर पर तथा ग्राम स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियां होती हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि भारत में जो सहकारी बैंकों का गठन जो है ये तीन स्तरों पर किया गया है। तीन स्तरों पर किया गया है। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक काम करते हैं, जो पूरे राज्य में सहकारी बैंकिंग की शीर्ष संस्था है। और जिला स्तर पर केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक होते हैं, और ग्राम स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियां कार्य करती हैं, जो किसानों को छोटे और मतलब छोटे व्यवसायों को ऋण प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। और प्राथमिक सहकारी समितियां कृषकों को अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। तो प्राथमिक सहकारी समितियां जो है वो मुख्य रूप से किसानों को अल्पकालिक ऋण और मध्यकालिक ऋण प्रदान करने का काम करती हैं। और ये समितियां जो है खेती, पशुपालन और अन्य ग्रामीण गतिविधियों में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। कौन सी समिति? प्राथमिक सहकारी समिति। भारत में सहकारी बैंकों की स्थापना राज्यों द्वारा बनाए गए सहकारी समिति अधिनियमों के द्वारा किया जाता है। मतलब भारत में सहकारी बैंकों की जो स्थापना की गई है ना, राज्यों द्वारा बनाए गए सहकारी समितियों के अधिनियमों के तहत की जाती है। मतलब प्रत्येक राज्य के पास अपने सहकारी अधिनियम होते हैं, जिसके अंतर्गत सहकारी बैंक काम करते हैं। ठीक है, और देश में सर्वाधिक सहकारी शहरी सहकारी बैंक महाराष्ट्र में है। सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण आंशिक रूप से होता है। तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक सहकारी बैंक है ना, सहकारी सहकारी बैंक महाराष्ट्र में है बहुत ज्यादा। और इसको है ना सहकारी बैंकिंग का केंद्र भी कहा जाता है ना, इसको महाराष्ट्र को सहकारी बैंकिंग का केंद्र। और है ना, यहाँ पर सहकारी बैंकों की संख्या, उनकी कार्यक्षमता या फिर अन्य राज्य की तुलना में अधिक है। और इसमें जो सहकारी बैंकों पर जो रिजर्व बैंक का नियंत्रण है ना, आंशिक रूप से मतलब मतलब यहाँ पे सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण है कि आंशिक रूप से यहाँ पे मतलब क्या कहना चाहिए, नियंत्रण है। और ये नियंत्रण क्या करता है, मतलब इस नियंत्रण का मतलब क्यों किया जाता है ये नियंत्रण, है ना, वित्तीय स्थिरता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत में सहकारी बैंकों को राज्य सहकारी समिति अधिनियम राज्य द्वारा पारित के अंतर्गत समाविष्ट और पंजीकृत किया जाता है। सहकारी बैंकों को भी केंद्र सरकार के निम्नलिखित अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया जाता है। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, और बैंकिंग कानून यानी कि सहकारी समितियां अधिनियम, बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1955। तो ये क्या है? मतलब सहकारी बैंकों के संचालन के लिए भारत सरकार ने कुछ अधिनियम बनाए। ठीक है, तो ये कौन कौन से अधिनियम थे? बैंकिंग विनियमन अधिनियम यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये आया था कब? 1949 में। तो ये अधिनियम सहकारी बैंकों की बैंकिंग सेवाओं और जमा सुरक्षा या फिर ऋण नीति और वित्तीय वित्तीय स्थिरता को नियंत्रित करता है। कौन सा? ये अधिनियम। और बैंकिंग कानून यानी कि सहकारी समितियां जो है, बैंकिंग कानून अधिनियम, बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1955। यह अधिनियम सहकारी समितियों को और सहकारी बैंकों के संगठन के लिए, संचालन के लिए और निगरानी को सुनिश्चित करता है। तो कुल मिलाकर के ये जो है बैंकिंग विनियमन अधिनियम, ये बैंकिंग सेवा, यहाँ लिखती हूँ, है ना, ये जो है ये बैंकिंग सेवा, बैंकिंग सेवा और ऋण नीति, वित्तीय स्थिरता,
है ना, इसको नियंत्रित करता है बैंकिंग विनियमन अधिनियम। और बैंकिंग कानून सहकारी समितियां अधिनियम ये क्या काम करता है? ये सहकारी बैंकों का संगठन, सरकारी बैंकों का संगठन, संचालन और निगरानी, है ना, इनको सुनिश्चित करने का काम करता है बैंकिंग कानून अधिनियम। ठीक। अगला क्या है? सहकारी बैंक भारत में उत्पादन, विपणन, वितरण, प्रतिधारण, सर्विसिंग और बैंकिंग जैसी सभी प्रकार की गतिविधियों में समाविष्ट है। तो ये जो है सहकारी बैंक, है ना, समाविष्ट है का मतलब ये इस तरह की वित्तीय सेवाएं ये सहकारी बैंक भारत में देती है। क्या क्या? उत्पादन, विपणन, वितरण, प्रतिधारण, प्रतिधारण का मतलब इसको प्रतिपूर्ति भी कहते हैं, रिम्बर्समेंट, है ना, और फिर सर्विसिंग या सर्विस देना, यानी कि, है ना, बैंकिंग जैसी सभी प्रकार की गतिविधियों में समाविष्ट है। तो बहुत ये सारी चीजों पे ये काम करता है क्या? सहकारी बैंक। ठीक। अगला देखते हैं। अगला है एक सदस्य एक मत। एक सदस्य एक मत, वन मेंबर वन वोट के नियम के साथ, और कोई लाभ या हानि नहीं, यानी कि नो प्रॉफिट नो 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 लॉस के आधार पर काम करते हैं, इसलिए यह लाभ अधिकतमीकरण का लक्ष्य नहीं रखते। तो मतलब ये जो सहकारी बैंक है, ये वन मेंबर वन वोट के नियम पर का पालन करते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक जो सदस्य हैं को समान अधिकार मिले, और भले ही उसकी है ना, वित्तीय भागीदारी अधिक हो या ना हो, है ना, मतलब वित्तीय भागीदारी अधिक हो या ना हो, है ना, फिर भी वो क्या, अ, उनको क्या जो है ना, अधिकार जो है वो समान मिलेंगे। ठीक है। और नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना, इस पर भी वो काम करता है। ये बैंक जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी काम करता है। इसका क्या मतलब है कि ये जो समाज की वित्तीय सहायता और, है ना, और विकास करना, है ना, ना कि अधिकतम लाभ कमाना। ठीक है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं, और वन मेंबर वन वोट। ठीक है। सहकारी बैंकों के स्वामी ग्राहक होते हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब सहकारी बैंक के स्वामी अ, ग्राहक ही होते हैं। मतलब स्वामी और ग्राहक, यानी स्वामी और ग्राहक दोनों समान होते हैं। जो लोग सहकारी बैंक के सदस्य बनते हैं, है ना, मतलब जो लोग सहकारी बैंक के सदस्य बनते हैं वो ही इसके मालिक होते हैं, और वो ही बैंक से सेवाएं ले सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी डिविडेंड, मतलब लाभांश जो भी मिलता है बैंक को, वो सेवाएं, मतलब जो भी लाभांश मिलता है, जो भी डिविडेंड मिलता है और जो भी सेवाएं मिलती हैं, वो सीधे के सीधे किसको, सदस्य को मिलती हैं। ठीक है। इसका पॉइंट, इस सेंटेंस का मतलब वही हो गया, है ना, जो लोग सहकारी बैंक में सदस्य होते हैं, बनते हैं, वही इसके स्वामी होते हैं, और वही बैंक से सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि जो बैंक को जो लाभांश मिलता है और जो भी सेवाएं मिलती हैं, वो डायरेक्ट सदस्यों को भी मिलती है। अगला पॉइंट क्या है? सहकारी बैंक मुख्य रूप से कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के ऋण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब ये जो बैंक है मुख्य रूप से ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने पर काम करती है, और इसका उद्देश्य सेम वही चीजें हैं, है ना, किसानों, ग्रामीण उद्यमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। अगला पॉइंट है अल्पकालिक ऋण प्रदान करने के लिए भारत में सहकारी बैंक 3 स्तरों में विद्यमान है। ये हमने 3-4 बार अभी देख ही लिया है ना, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। ठीक है। ये हमने अभी अभी 3-4 मतलब टॉपिक में हमने ये पॉइंट क्लियरली देखा हुआ है ना। तो राज्य सहकारी बैंक, ये बैंक राज्य स्तर पर काम करते हैं, और राज्य की शीर्ष सहकारी बैंक संस्थाएं होती हैं। ये जो है ये डायरेक्ट रिजर्व बैंक और नाबार्ड के नियंत्रण में होते हैं।
है ना, ये अपेक्स बैंक और राज्य, अपेक्स बैंक को ही बोलते हैं क्या, राज्य सहकारी बैंक, ठीक है। राज्य स्तर पर काम करते हैं, और जो ये सीधे रिजर्व बैंक और नाबार्ड के नियंत्रण में होते हैं, ठीक है। और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक, डीसीसीबी, है ना, ये जिला स्तर पर काम करते हैं और राज्य सहकारी बैंकों के अंतर्गत आते हैं, है ना। इस राज्य सहकारी बैंकों के अंतर्गत कौन आता है, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। ये छोटे किसानों को और व्यापारियों को और, है ना, ग्रामीण उद्यमियों को, है ना, वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का काम करती है। और इसके बाद आ जाते हैं कहाँ, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, यानी किसी को क्या कहते हैं, पैक्स, ठीक है। ये ग्राम स्तर पर काम करते हैं। तो ये है, ये ग्राम स्तर पर काम करते हैं और छोटे किसानों को सीधे कृषि कार्यों के लिए ऋण प्रदान करते हैं, मतलब डायरेक्ट ये किसानों से जुड़ते हैं और किसानों को उनके कृषि कार्य के लिए ऋण प्रदान करने का काम करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब फिर है सहकारी बैंक दीर्घकालिक ऋण से संबंधित होते हैं। दीर्घकालिक ऋण से संबंधित होते हैं, ये भी हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले। भूमि विकास बैंक और सहकारी और ग्रामीण विकास बैंक। तो भूमि विकास बैंक, है ना, एक विशेष प्रकार की बैंक है जो मोर्गेज लोन, मतलब एक जमीन के अगेंस्ट में, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन देने का काम करती है ना, दीर्घकालिक लोन, ऋण, ठीक है। और सहकारी और ग्रामीण विकास बैंक, कोऑपरेटिव एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, इसको कार्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये है, ये जो है, ये बैंक जो है, ये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करती है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, विकास कार्य के लिए। अगला पॉइंट है सहकारी बैंक गैर लाभकारी संस्थान। ये क्या है, सहकारी बैंक गैर लाभकारी संस्थान होती है। मतलब कुल मिलाकर के, मतलब इसका जो उद्देश्य है, लाभ अर्जित करना नहीं है। सहकारी बैंक का जो उद्देश्य है, ये लाभ अर्जित करना नहीं है, बल्कि समाज की सेवा करना होता है ना। ये बैंक जो है वो समाज के कमजोर तबके के लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का काम करती है, ठीक है। और सहकारी बैंकों का पंजीयन रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास किया जाता है। तो इसका जो पंजीकरण है ना, सरकारी बैंकों का रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास इसका पंजीकृत किया जाता है। और पंजीकरण कराने से, है ना, क्या होता है कि उनको वैधानिक पहचान मिल जाती है, ठीक है, वैधानिक पहचान मिल जाती है और सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट क्या है, सहकारी बैंक भारत में पहली भारत सहकारी बैंक भारत में पहली सरकार प्रायोजित, सरकार समर्थित और सरकार सब्सिडी वाली वित्तीय एजेंसी है। मतलब सहकारी बैंक जो है, पहली सरकार सरकार से स्पॉन्सर्ड, यानी कि सरकार प्रायोजित और सरकार से समर्थित और अ, सरकार से सरकारी सब्सिडी वाली पहली एजेंसी, पहली वित्तीय एजेंसी है, ठीक है, वित्तीय एजेंसी है। और अगला पॉइंट, अगला यहाँ पे क्या टॉपिक दिया हुआ है, स्वाभिमान कार्यक्रम। ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम स्वाभिमान का शुभारंभ 10 फरवरी 2011 को नई दिल्ली में किया गया था। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा भारतीय बैंक संघ के सहयोग से ग्रामीण और शहरी भारत के मध्य विद्यमान आर्थिक विषमता को कम करने हेतु प्रारंभ किया गया। और इसका ध्येय वाक्य क्या है, सुनहरे कल का अभियान। तो ये क्या है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया महत्वपूर्ण वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है स्वाभिमान, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है, बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना और देश के हर नागरिक को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना और गरीब और ग्रामीण लोगों को वित्तीय साक्षरता, यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी, है ना, इसको प्रदान करना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 10 फरवरी 1911 को दिल्ली में किया गया था, ठीक है। और ये जो है, ये केंद्र सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ये कार्यक्रम है।
अ, भारत सरकार द्वारा यानी कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारतीय बैंक संघ यानी कि आईबीए, है ना, भारतीय बैंक संघ और विभिन्न सरकारी बैंकों के सहयोग से ग्रामीण और शहरी भारत के नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। ठीक है, इसका क्या है, उद्देश्य होगा। ठीक है। और इसके बाद इस मतलब इसका जो उद्देश्य है, मतलब सॉरी, ध्येय वाक्य है, यानी कि जो नारा है इसका, सुनहरे कल का अभियान। मतलब इस अभियान को बड़े रूप में विस्तारित किया गया है। ठीक। तो कुल मिलाकर के जो स्वाभिमान कार्यक्रम जो है, ये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है वो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, है ना। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे स्वाभिमान कार्यक्रम के बारे में। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है सहकारी बैंकों की त्रिस्तरीय संरचना। एक, हाँ, सहकारी बैंकों की त्रिस्तरीय संरचना, ये क्या है, इनको तीन स्तरों पर बांटा गया है: राज्य स्तर, जिला स्तर और ग्राम स्तर। तो राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, है ना, ये आते हैं। अपेक्स बैंक ये सबसे ऊंचा स्तर होता है, जो पूरे राज्य में सहकारी बैंकिंग का नियंत्रण करता है ना। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक यानी कि अपेक्स बैंक एक टॉप बैंक है, जो राज्य के जिला सहकारी बैंकों का मार्गदर्शन करता है। ठीक है। और जो नाबार्ड है और आरबीआई के ये दिशा निर्देश के अंतर्गत काम करता है, क्या, अपेक्स बैंक यानी कि राज्य सरकारी सहकारी बैंक। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। और इस बैंक का मुख्य कार्य क्या है कि राज्य के जिला सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता देना और फिर नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करना, ये भी हमने पढ़ा हुआ है ना। राज्य सरकार जो है वो जिला स्तर के केंद्रीय बैंकों को अपनी सहायता देगा, वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। और जो जिला स्तर का है वो ग्राम स्तर पर अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। और जो ग्राम स्तर है वो डायरेक्ट किसानों से जुड़ता है ना, और फिर उनको वित्तीय सहायता देता है। ठीक। तो यही सारी चीजें हैं। और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, है ना, ये छत्तीसगढ़ में कितनी है, छत्तीसगढ़ में ये 6 है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अगला देखते हैं। 2020 में भारत सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन लाकर सहकारी बैंकों के विनियमन को भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत लाने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले वे भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों यानी कि सरकारी सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के माध्यम से के दोहरे नियंत्रण में थे। ये संशोधन हाल ही में पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी पीएमसी यानी कि बैंक संकट को के मद्देनजर किया गया था। तो मतलब ये कहा गया है कि भारत सरकार ने 2020 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन किया, है ना, ताकि सहकारी बैंकों को आरबीआई के नियंत्रण में लाया जा सके। ठीक है। तो पहले इन बैंकों को राज्य सरकारों को और सहकारी समितियों को के नियमों के अनुसार चलाया जाता था। जिससे क्या होता था, कई समस्याएं होती थी, है ना। तो उस संशोधन से पहले की क्या स्थिति थी कि सरकारी बैंक जो सहकारी बैंक जो है, आरबीआई और राज्य सरकार दोनों के नियंत्रण में आते थे। पहले जो थी, है ना, सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकार दोनों के नियंत्रण में आते थे। कुछ राज्यों में सहकारी बैंक जो है वो स्वायत्त रूप से काम करते थे। इससे क्या होता था, जो वित्तीय असमानताएं या फिर कंटिन्यूटी जो थी, है ना, उसकी संभावना अधिक रहती थी। मतलब कंटिन्यूटी नहीं बनी रहती थी, है ना। तो अ, मतलब वो स्वयं खुद से चलाते थे ना, स्वायत्त रूप से काम करते थे, तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं रहती थी। ठीक है। तो भारत सरकार जो क्या मतलब महाराष्ट्र में क्या हुआ कि ये जो क्या नाम महाराष्ट्र सहकारी बैंक, है ना, जैसे बड़े बैंक
जो वे है ना, ये केवल राज्य सरकारों का मतलब ऐसे बैंकों पर राज्य सरकारों का ही नियंत्रण हुआ करता था। तो संशोधन के बाद क्या बदला, है ना, कि अब जो है सहकारी बैंकिंग प्रणाली जो है वो आरबीआई की सीधी निगरानी में होती है ना। अब जो है ना, आरबीआई सीधी निगरानी करता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ऑब्वियसली इससे फिर वो ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, और मतलब फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा रहता है। ठीक है। मतलब वित्तीय स्थिरता बढ़ जाती है। ठीक है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे कहा गया है, बैंक संकट को मद्देनजर किया गया था। संशोधन सभी शहरी सहकारी बैंकों, प्राथमिक सहकारी बैंक और बहुराज्य सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगे। शहरी सहकारी बैंकों को 1966 में एक संशोधन के माध्यम से बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के दायरे में लाया गया था। तो वही चीजें यहीं पे कही गई है, वही सारी बातें हैं। अगला क्या है, परिवर्तन के अनुसार सरकारी बैंकों का भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार ऑडिट किया जाना है। यदि कोई सहकारी बैंक तनाव में है तो भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार के परामर्श से बोर्ड का स्थान ले सकता है, और सहकारी बैंकों के सीईओ की नियुक्ति के लिए भी रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी होगी। तो जो मतलब ये पॉइंट जो है, सहकारी बैंकों का भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार ऑडिट किया जाना है। तो मतलब आरबीआई के नियमों के अनुसार ही ऑडिट किया जाएगा। पहले ये काम जो है केवल राज्य सरकार के अधीन होता था, लेकिन अब क्या है कि रिजर्व बैंक की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है ना, क्योंकि वो खुद निगरानी कर रहा है ना, रिजर्व बैंक। तो इससे क्या मतलब ये जो है अब ऑडिटिंग का काम किसके अनुसार होगा, रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार होगा। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, यदि कोई सहकारी बैंक तनाव में है तो भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार के परामर्श से बोर्ड का स्थान ले सकता है। मतलब आरबीआई अब सहकारी बैंकों के संचालन की निगरानी करता है ना, जिससे क्या होता है, धोखाधड़ी भी कम होती है, और अनियमितताएं जो है ना, वित्तीय अनियमितता जिसको कहते हैं, इसको मैंने कंटिन्यूटी नहीं, जिसको मैंने बोला था, है ना, इस पे रोक लग जाएगी। ठीक है। और सहकारी बैंकों को क्या होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक से पहले से अनुमति लेकर ही कोई भी योजना बनानी हो या फिर कोई नीति बनानी हो तो उसको लागू करना होगा। यानी कि सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही ये योजना और नीति वगैरह, नीति नियम वगैरह वो बना सकते हैं। सहकारी बैंकों के सीईओ की नियुक्ति, है ना, मतलब इसमें भी वही चीजें हैं कि अगर सीईओ की नियुक्ति करनी है तो भी यहाँ पे रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी आवश्यक है। और ये पहले ये सब काम कौन करता था, पहले ये सारे काम राज्य सरकार द्वारा किया जाता था, है ना, राज्य सरकार। अब इसका पूरा कंट्रोल कौन किसने ले लिया है, तो याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक। अगला देखते हैं। अगला है, अरे छोटा पड़ेगा क्या, ये तो जूम नहीं हो रहा है। जूम तो हो रहा है बट ये दिख नहीं रहा है। आई गेस यहाँ पे दिखेगा नहीं शायद, नहीं दिख रहा है। कोशिश कर रही हूँ, मैं पढ़ देती हूँ, है ना, कोशिश करती हूँ जी। नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रीड कर देती हूँ। प्रदेश में अल्पकालीन साख संरचना का स्तरीय ढांचा कार्यरत है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक मुख्यालय कहाँ पे है, रायपुर में। और जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, इसकी कुल संख्या कितनी है, 6 है। और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, इसकी कुल संख्या कितनी है, 2058। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो क्या कहा गया है इसके अलावा,
छत्तीसगढ़ राज्य अपेक्स बैंक की शाखा मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखिएगा रायपुर में है। और अन्य शाखाएं हैं अपेक्स बैंक की कहाँ कहाँ पे? बिलासपुर, रायगढ़, भिलाई और पंडरी। पंडरी रायपुर में है, ठीक है। और अगला यहाँ पे दिया हुआ है छत्तीसगढ़ जिला सहकारी बैंक केंद्रीय बैंक। ठीक है, तो ये जो छत्तीसगढ़ जिला सहकारी बैंक है, केंद्रीय बैंक, इनको भी दो भागों में बांटा गया है, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और नोडल कार्यालय, है ना। और जिला सहकारी बैंक केंद्रीय बैंक जो है उनकी संख्या कितनी है? 6 है। और नोडल कार्यालय जिसकी संख्या कितनी है? 2 है। तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर में है, दुर्ग में है, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर। और नोडल कार्यालय कहाँ कहाँ पे है? रायगढ़ में है और जशपुर में है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला भी वही चीज है, यहाँ पे जो भी देखा हमने वही है, बट थोड़ा सा डिटेल में उसके एड्रेसेस दिए हुए हैं। और कौन सी, मतलब कितनी शाखाएं हैं और कितनी प्राथमिक कृषि शाखा, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जो रायपुर में है ना। जिला मतलब कहाँ का, मतलब किन जिलों में है? रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, सारंगढ़, बिलाईगढ़ का विकासखंड बिलाईगढ़। इसमें इसकी 70 शाखाएं हैं। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां 550 है। ठीक, अगला है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग। जिला दुर्ग, बेमेतरा, बालोद। और इसकी शाखाएं कितनी है? 64 है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां कितनी है? 311। अब इस तरफ कहीं देख लेते हैं, है ना, 5वें नंबर पे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर। जिला है अंबिकापुर, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। 31 शाखाएं हैं। और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां कितनी है? 153। इसके बाद है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर। इसमें से कौन कौन से जिले शामिल हैं इसके अंतर्गत? तो जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और सुकमा। 47 शाखाएं हैं और 258 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं। अगला है, यहाँ पे तीसरे नंबर पर है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव। तो राजनांदगांव के अंतर्गत कौन कितने जिले हैं? राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़। 45 की शाखाएं हैं और 222 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं। और इसके बाद है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर। बिलासपुर जिले के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, मुंगेली और जीपीएम और शक्ति। तो इसमें कितनी 58 शाखाएं हैं और 430 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं। और नोडल कार्यालय रायगढ़, है ना, जिला रायगढ़, इसकी 7 शाखाएं हैं और 110 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं। नोडल कार्यालय जशपुर, है ना, इसका जो जिला है वो जशपुर है। 3 शाखाएं हैं और 24 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया हुआ है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायगढ़ के परिसमापन में होने के कारण रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़ का विकासखंड सारंगढ़ एवं जशपुर जिले के अपेक्स बैंक के नोडल कार्यालय के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को साख उपलब्ध कराई जा रही है ना। ये आई थिंक ये पॉइंट याद रखने वाली बात है। तो प्रदेश में कुल 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां कार्यरत है, जिसमें 695 लैंप्स और 1363 पैक्स हैं। पैक्स मतलब वही प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, ठीक है। और लैंप्स मतलब मतलब लैंप्स मतलब ये क्या जी, लॉन्ग टर्म वाले। एक मिनट, मैं इसको देख करके भी बता देती हूँ आपको। लैंप्स मतलब ये वाला लैंप, है ना। लैंप्स मतलब लार्ज
एग्रीकल्चर मल्टीपर्पस मल्टीपर्पस सोसाइटी मल्टीपर्पस सोसाइटी। तो जो लैंप्स हैं वो कितने हैं? 695 लैंप्स हैं और 1363 पैक्स हैं। ठीक है, प्राथमिक कृषि साख समितियां। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है 2023 का दिया हुआ है, हम इसको वर्तमान वाला देखेंगे, है ना। इसको फिलहाल के लिए स्किप कर रही हूँ मैं। ठीक है, बाद आजादी के बाद देश में सहकारिता का विकास एक नजर में। चलिए एक बार देख ही लेते हैं क्या है। तो 1945 में सहकारिता योजना समिति आई। क्यों आई, है ना, मतलब ये समिति का क्या था? इस समिति में सहकारिता क्षेत्र के विकास की पहली नियोजन समिति गठित की गई थी ये, है ना। और 1951 में अखिल भारतीय कृषि साख सर्वेक्षण समिति आई। तो इसका ये क्या था कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को ऋण की आवश्यकता का अध्ययन किया गया इसमें, है ना। और 1904 में क्या हुआ? मल्टी स्टेट सहकारी समिति अधिनियम आई। ठीक है, तो एक या एक से अधिक जो राज्य हैं, ना, राज्यों में कार्यरत सहकारी समितियों के संचालन के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया गया। ठीक है, और 1990 में 90 में मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट आया। और ये जो है सहकारी समितियों को अधिक स्वायत्तता देने के लिए एक आदर्श कानून बनाया गया इसमें। ठीक है, 2002 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम। तो ये जो 1904 का ये, है ना, 1904 के अधिनियम में संशोधन करके सहकारी समितियों को और अधिक स्वतंत्रता दी गई। फिर 2002 में ही राष्ट्रीय सहकारिता नीति नीति आई। तो सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक नीति लागू की गई इसमें। और फिर 2002 में कंपनी सुधार अधिनियम। तो सहकारी समितियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए ये कानून बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अल्पकालीन कृषि साख संरचना के माध्यम से कृषकों को ऋण वितरण। तो मतलब राज्य सरकार ने, है ना, किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि ऋण पर, है ना, कृषि ऋण पर ब्याज दरों को लगातार अ, अ, मतलब कृषि ऋण पर ब्याज दरों में लगातार कमी की गई, है ना, ब्याज दरों में लगातार कमी की गई। तो ये जो है ये वर्षवार वही जो कमी यहाँ पे दर्शाई गई है। तो 2004 से दो मतलब 2004-5 से 2005-6 तक से लेकर के 2014-15, है ना, 2014-15 से अब तक, है ना, 0% ब्याज, है ना, ये लिया जा रहा है। यानी कि 2004-5 में ब्याज दर जो थी वो 9% थी, है ना, जिसे, है ना, सरकार ने धीरे धीरे घटा करके 2014-15 में, है ना, 0 कर दिया। है ना, ब्याज दर घटने से क्या किसानों को कम लागत पर ऋण उपलब्ध हुआ, है ना। और फिर कृषि उत्पादन और फिर आत्मनिर्भरता बढ़ी। है ना, ये जो पहल थी ये किसानों को साहूकारों के, है ना, ऊंचे जो ब्याज दर वाले जो कर्ज होते थे, ऋण होते थे ना, उससे बचाने के लिए सहायक साबित हुआ। तो अब जो है ये 0% ब्याज की दर पर, है ना, कृषि ऋण दिया जाता है। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है? कृषकों को सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पकालीन ऋण निम्नलिखित प्रयोजन हेतु 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। तो सरकार ने किसानों को सहकारी समितियों या फिर बैंकों के माध्यम से 0% ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करा रही है ना। तो इस पे कुछ योजनाएं चल रही हैं। तो ऋण किस प्रकार की है ना, ऋण का प्रकार, लागू होने की तिथि और ऋण की अधिकतम सीमा, है ना, वो मतलब ये किस प्रकार की ऋण होती है ना। तो उस पे कहा गया है कि जो अल्पकालीन कृषि ऋण है वो 1 अप्रैल 2014 को मतलब लागू हुआ था। और ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? तो 5 लाख रुपए, याद रखिएगा। और इसके बाद है लाख उत्पादक कृषकों
और कृषकों समूह लाख उत्पादन हेतु अल्पकालीन ऋण मिलता है, ऋण की सुविधा है। और ये लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2021 को। और इसमें जो अधिकतम ऋण की सीमा है, ऋण की अधिकतम जो सीमा है, लिमिट है, वो 2 लाख रुपए है। मत्स्य पालन हेतु मत्स्य पालकों को और मत्स्य समूहों एवं समितियों को अल्पकालीन ऋण जो है वो 3 लाख रुपए की मिलती है ना, अधिकतम। और ये लागू कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2021 को। और उद्यानिकी कार्य हेतु, है ना, उद्यानिकी कार्य हेतु 3 लाख रुपए का प्रावधान है। मतलब सॉरी, 3 लाख रुपए तक की अधिकतम 3 लाख रुपए का ऋण लिया जा सकता है। और ये कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2022 को, है ना। तो कुल मिलाकर के इस टेबल में ये समझ में आता है कि किसानों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। और मछली पालन, मत्स्य समूह और उद्यानिकी के लिए भी, है ना, 3 लाख रुपए, है ना, दोनों में 3 लाख रुपए तक का शून्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। और ये जो लाख है, लाख लाख कृषकों के लिए कितना? 2 लाख रुपए। ठीक। डेट्स वगैरह भी याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, उक्त कार्यों के अतिरिक्त गौ पालन कार्यों हेतु अल्प ब्याज दर पर सहकारी समितियों के माध्यम से निम्नानुसार ऋण वितरण किया जा रहा है। तो गौ पालन को प्रोत्साहित करने के लिए भी विशेष ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है ना। तो इसमें जो है एक पॉइंट क्या है, तो एक प्रकार का जो ऋण है वो है गौ पालन हेतु ऋण, है ना। ये 1 अप्रैल 2014 को लागू हुआ था। और ब्याज दर किसमें क्या क्या है? 1% और 3%। और 1% किनको मिलेगा? मतलब गौ पालन हेतु जो 2 लाख रुपए तक का ऋण जो है ना, वो सिर्फ 1% ब्याज की दर पर मिलेगा। और 2 लाख से अधिक और 3 लाख से कम, यानी कि 2 लाख से अधिक और 3 लाख रुपए तक का अगर कोई ऋण लेता है ना, तो उस पर कितना? 3% का ब्याज लगेगा। ठीक है। तो 2 लाख रुपए तक का अगर कोई ऋण ले रहा है, तो उस पर 1% का ब्याज, और 2 लाख से 3 लाख तक के बीच का अगर कोई ऋण ले रहा है, तो 3% का ब्याज लगेगा। ठीक। अगला देखते हैं। अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन क्या योजना क्या है ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा हुई थी। और ये प्रारंभ कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को। तो इसकी शुरुआत, मतलब ये घोषणा 15 अगस्त 2014, प्रधानमंत्री जन धन योजना 15 अगस्त 2014 को घोषित किया किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये घोषित किया गया था। ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 15 अगस्त 2014 को घोषित किया गया। 28 अगस्त 2014 से ये प्रारंभ हुआ। वर्ष 2014 में यह योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, मतलब 10 साल पूरा हो चुका है। ठीक है। पूरे देश में ये इसको लागू हुए 2024 में ये 10 साल पूरा हो चुका है। ठीक है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है कि कमजोर एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को सस्ती वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। ठीक है। तो इस योजना, मतलब बैंकिंग सेवाओं तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना, और समाज के जो भी गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग हैं, कमजोर वर्गों को, है ना, सस्ती और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। और इसके अंतर्गत, है ना, एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि इसमें ना मतलब इस योजना के अंतर्गत बिना न्यूनतम बैलेंस के भी बैंक खाता खोलने की सुविधा है। ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट, है ना, याद रखिएगा। ठीक है। और इसका क्रियान्वयन वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में विश्व स्तर पर सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और उसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खाता खोलने वाले को स्वदेशी डेबिट कार्ड, यानी कि रुपे कार्ड प्रदान किया जाता है। रुपे कार्ड एक के साथ 1 लाख रुपए
का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है। और अगस्त 2018 के बाद जनधन खातों के लिए 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर बढ़ाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और यह प्रत्येक पात्र वयस्क को 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करता है। और पूर्व में ओवरड्राफ्ट की सुविधा 5,000 रुपए की थी। और पीएम जनधन योजना खाता धारक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना के लिए योग्य है। तो चलिए इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि पूरी जो विशेषताएं हैं, है ना, ये क्या कहा गया है इस विशेषताओं में कि प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है। ये जो है ये बैंक खाता मतलब जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति जो है ये बिना न्यूनतम बैलेंस के मतलब जीरो बैलेंस पे भी अपना बैंक अकाउंट खोल सकता है ना। और खाता धारक को एक रुपए डेबिट कार्ड, है ना, दिया जाता है। और डेबिट कार्ड का उपयोग आई थिंक सब हर किसी को मालूम है इसका काम कैसे होता है। एटीएम में यूज होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में यूज होता है, खरीदारी में यूज होता है। तो जो है ये रुपए कार्ड की व्यवस्था भी है ना इस योजना के अंतर्गत किया गया। ठीक है। और इसके अलावा दुर्घटना कवर दिया जाता है। दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर, है ना, कि जो रुपए डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। ये 2018 अगस्त 2018 के बाद, है ना, खोले गए जनधन खातों के लिए बीमा कवर जो है वो 2 लाख रुपए, है ना, कर दिया गया, है ना, बढ़ा दिया गया। इसके अलावा अ, जो नॉर्मल बैंक अकाउंट है ना, जो नॉर्मल बैंक अकाउंट है उसमें क्या होता है कि कुछ अमाउंट मतलब मेंटेनेंस के लिए कुछ अमाउंट रखने की आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो अकाउंट है ना, इस इन अकाउंट्स में, है ना, ये जो पीएम जनधन योजना के अंतर्गत जो खाते खोले जाएंगे इसमें जीरो बैलेंस पे भी हम ये अकाउंट खोल सकते हैं ना। इसमें मतलब ये शेष राशि रखने की आवश्यकता नहीं होती है, बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। और इसके अलावा ओवरड्राफ्ट सुविधा, ये ओवरड्राफ्ट क्या है, मतलब ओवरड्राफ्ट की सुविधा यहाँ पे मतलब इस योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा दी गई है। तो प्रत्येक पात्र वयस्क को 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करता है। पहले ओवरड्राफ्ट की सुविधा 5,000 थी। तो मतलब जो पात्र खाता धारक हैं उनको 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाती है। और इसकी जो पहले पहले जो थी ये 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा थी, है ना। अब इसको बढ़ा दिया गया है, अब कितना है 10,000। और इसके अलावा ओवरड्राफ्ट का जो लाभ है ना, खाते को मतलब अ, जिनका अकाउंट 6 महीने तक सक्रिय रूप से उपयोग किया जाता है ना, उन्हीं खाता धारकों को ये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। ठीक है। तो ये मतलब ये ओवरड्राफ्ट एक्चुअल में क्या है ना, ये एक तरह का क्या कहना चाहिए, एक तरह की ऋण सुविधा है ना, एक तरह की ऋण सुविधा है ओवरड्राफ्ट। ठीक है। जिसमें क्या बैंक अपने ग्राहक को, है ना, उसके खाते में जितनी भी मतलब अवेलेबल अमाउंट जो है मतलब उपलब्ध राशि से अधिक पैसे निकालने की अनुमति देता है ना। एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो है ना ग्राहक को, कस्टमर को बाद में चुकाना पड़ता है। जैसे कि मान लो आप, है ना, ओवरड्राफ्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ओवरड्राफ्ट समझने की, बट फिर भी मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे काम करता है। मान लीजिए आपके अकाउंट में 2,000 रुपए है। ठीक है। और है ना बैंक से आपको करीब 10,000 रुपए चाहिए, है ना। 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक तो आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे रही है, कितना, 10,000 रुपए की, है ना। तो आप अपने खाते से 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। ठीक है। तो भले ही आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है, आपके पास 2,000 ही रुपए है, फिर भी आप ओवरड्राफ्ट की सहायता से, उसकी सुविधा आपको जो दी जा रही है ओवरड्राफ्ट की सुविधा से आप, है ना, टोटल 12,000 रुपए यानी कि 10 और 2, है ना, 12,000 रुपए आप निकाल सकते हैं। 2,000 रुपए तो आपके खुद के हैं, है ना, और 10,000 रुपए ओवरड्राफ्ट के,
है ना? तो बाद में अब ये जो अमाउंट है वो बाद में आप ओवरड्राफ्ट की जो राशि होती है ना, ये ब्याज सहित आप बैंक को लौटा सकते हैं। ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब इसके अलावा क्या कहता है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मतलब ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता धारक है ना, ये 1 मिनट। है ना, ये जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना है ना, इसके अंतर्गत जो खाते खोले गए हैं, खोले जाते हैं, वो अ, कई प्रकार के जो ये जो सरकारी योजनाएं हैं ना, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र होते हैं। है ना, तो एक तो ये पहला प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डीबीटी, है ना, ये इसको क्या कहते हैं, डीबीटी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो ये मतलब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। तो ये क्या होता है, सरकार सब्सिडी और जो अन्य वित्तीय सहायता से सरकार की तरफ से जो मिलती है ना, वो डायरेक्ट लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसे बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से, जो उन योजनाओं के तहत रुपए मिलते हैं, मतलब जो पैसे मिलते हैं, वित्तीय सहायता, वो डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू भेजे जाते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी एक बीमा योजना है ना, जीवन बीमा योजना, है ना, इसमें 2 लाख रुपए तक का कवरेज मिलता है। इसके बारे में भी हम ना बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल तो बस इतना ही समझ लीजिए कि ये सारी जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये एक्सीडेंटल कवर है ना, ये सुरक्षा बीमा योजना, और अटल पेंशन योजना। तो ये सारी जो योजनाएं हैं, ये मतलब उन खाता धारकों को मिलता है जिनके पास प्रधानमंत्री जनधन योजना चल रही है। मतलब जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो खाता खोला गया है जिन व्यक्तियों के द्वारा, है ना, उनको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, उनको ये लाभ मिल रहा है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, तो लाभार्थियों को 1 लाख रुपए की रुपए डेबिट कार्ड होने पर अंतर्निहित दुर्घटना कवर, दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। यानी कि वही चीजें हैं, है ना, जो खाता धारक 1 लाख रुपए तक की राशि वाले रुपए डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं, है ना, उनको अतिरिक्त ये दुर्घटना बीमा यानी कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर उन लोगों को प्राप्त होगा जो 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच पहली बार बैंक खाता खोल चुके हैं व योजना के अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे। तो 30,000 रुपए, मतलब इसके अलावा, है ना, इनके अलावा 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कवर, जो 15 अगस्त यानी कि घोषणा की तिथि से, 15 अगस्त 2014 यानी कि घोषणा की तिथि से, और 26 जनवरी 2015 के बीच जिन्होंने खाता खोला हुआ है उनका, उनको ये वाला कवर मिलेगा। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस वाला। ये स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा खाता धारक भी जेडीवाई यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक नया खाता नहीं खोल सकते। मतलब अगर लाभ, मतलब ऑलरेडी जिनके पास खाता है वो नया खाता नहीं खोल सकते अपना लाभ, है ना, दूसरा लाभ लेने के लिए। वे मौजूदा खाते में जारी रुपए कार्ड और ओवरड्राफ्ट सीमा में दुर्घटना बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंपल सा वही चीजें कही गई है कि जिसके पास ऑलरेडी अकाउंट है ना, और जिनके पास ऑलरेडी डेबिट कार्ड है, रुपए डेबिट कार्ड, है ना, रुपए डेबिट कार्ड है ना, और ओवरड्राफ्ट सीमा में, है ना, दुर्घटना बीमा कवर का लाभ ले सकते हैं अपने पहले से ही जो अकाउंट है उसी से ही। छत्तीसगढ़ में कुल प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना 3 जनवरी 2024 की स्थिति में इतना इतना दिया हुआ है। हम अभी वो वाला स्लाइड भी देखेंगे, जो अभी जो लेटेस्ट प्रतिवेदन जो आया हुआ है ना, रिसेंट वाला, उसको भी देखेंगे। तो फिलहाल इसको भी देख लीजिए। 3 जनवरी 2024 की स्थिति में ये कितना लिखा हुआ है, 1 करोड़ 72 लाख 54 हजार 28। ठीक है, 1 करोड़ 72 लाख 54 हजार 28 है।
इतने खाते हैं। ठीक है। और भारत में रुपे कार्ड की शुरुआत 8 मई 2014 से हुई है। ठीक है, 8 मई 2014 से हुई है और रुपे कार्ड एनपीसीआई द्वारा विकसित है। ये एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई ना ये होता है, ये नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। तो ये एनपीसीआई के द्वारा ये जो है ना रुपे कार्ड ये विकसित किया गया है। और रुपे कार्ड का भी क्या मेन पर्पस क्या है कि भारत में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना और लोगों को एटीएम और ऑनलाइन भुगतान सेवाओं से जोड़ना। ठीक है। तो रुपे कार्ड की शुरुआत भी कब हुई थी? 8 मई 2014। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मुद्रा योजना। ठीक है, मुद्रा योजना भी क्या है? ये एक वित्तीय योजना है ना? वित्तीय योजना है जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और सूक्ष्म और लघु उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मेन पर्पस है। और इसका फुल फॉर्म क्या है मुद्रा का? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, है ना? तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी इसका पूरा नाम है। ठीक है। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को। उद्देश्य छोटे उद्यम, गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि और सूक्ष्म उद्यमों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। और बजट 2024 में लोन की राशि 20 लाख रुपए तक कर दी गई है। ये अभी हम रिसेंट अभी कल परसों जो बजट आया उसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम है। बट जो भी प्रतिवेदन आया है उसके बारे में अगर इसमें कुछ लिखा है मुद्रा योजना के बारे में तो इसके बारे में देखेंगे आप। ठीक है। अगला देखते हैं ऋण योजना। ऋण योजना है मुद्रा बैंक योजना के तहत छोटे उद्योगों एवं दुकानदारों को ऋण सुविधा 3 चरणों में दी जाती है। शिशु ऋण योजना, किशोर ऋण योजना और तरुण ऋण योजना। तो 50,000 जो शिशु ऋण योजना जो है ये 50,000 रुपए तक दी जाती है। और इसमें नया व्यवसाय शुरू करने के लिए मतलब जो छोटे उद्यमी है ना, उनको ये लाभ दिया जाता है 50,000 रुपए तक का। मतलब छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू करने के लिए ये प्रारंभिक पूंजी है। ठीक है। और किशोर ऋण योजना ये 50,000 से 5 लाख तक का 5 लाख रुपए तक का ये ऋण सीमा है। और ये उन लोगों को मिलती है जो पहले से अ, जिनका कोई व्यवसाय जो चला रहे है ना, और उस व्यवसाय को विस्तार देना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, है ना? तो व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है, तो जो है ना इस प्रकार के किशोर ऋण वो ले सकते हैं 50,000 से 5 लाख रुपए तक। और फिर है तरुण ऋण। तरुण ऋण योजना में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का प्रावधान है ना, ऋण सीमा है ना? और ये उन लोगों को दी जाती है, उस व्यवसाय को जो दी जाती है जो पहले से ही स्थापित हैं और बड़े स्तर पर मतलब बड़े लेवल पर विस्तार करना चाहते हैं, यानी कि बड़े स्तर पर व्यवसाय का विकास करना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, है ना? तो उनके लिए ये ऋण व्यवस्था है। कौन सी? तरुण ऋण व्यवस्था। और इसमें पात्र उधारकर्ता पात्र उधारकर्ता मतलब जो लोग पात्र हैं, है ना, ये कौन कौन पात्र हैं इस योजना के अंतर्गत? व्यक्तियों यानी कि इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्तिगत तौर पर भी ये ऋण ले सकते हैं। जो मतलब अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, है ना, वो भी ऋण ले सकते हैं। और स्वामित्व संबंधी चिंता मतलब स्वामित्व संबंधी चिंता का मतलब प्रोप्राइटरशिप मतलब जो छोटे पैमाने पर व्यापार कर रहे हैं, है ना, जो अ, छोटे पैमाने पर व्यापार कर रहे हैं, है ना, उनके लिए भी वो भी पात्र होंगे। ठीक है। और साझेदारी फर्म यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो मिलकर के पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं, है ना, वो भी इस व्यापार मतलब इस योजना के अंतर्गत आ सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी कि जो सूक्ष्म और लघु उद्योग क्षेत्र में कार्यरत हैं, वो भी इस योजना के लिए पात्र हैं। सार्वजनिक संगठन जो सरकार से मान्यता प्राप्त छोटे व्यवसाय हैं, वो भी पात्र हैं। कोई अन्य कानूनी प्रपत्र यानी कि
जो कानूनी रूप से स्थापित कोई अन्य प्रकार की का व्यापार। ठीक है। और इसके लिए कुछ नोट्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिए यहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए एक बार देखते हैं। आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए और उसका क्रेडिट ट्रैक क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड संतोषजनक होना चाहिए। व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को प्रस्तावित गतिविधि करने के लिए आवश्यक कौशल, अनुभव, ज्ञान रखने की आवश्यकता हो सकती है। शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता आवश्यकता यदि कोई हो तो प्रस्तावित गतिविधि की प्रकृति और उसकी आवश्यकताओं के आधार पर आंकी जाती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो नोट दिया हुआ है इसमें ये कहा गया है कि सिंपल सा ही है ना? आवेदक को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड जिसको हम सिबिल स्कोर कहते हैं, वो संतोषजनक होना चाहिए, है ना? खराब नहीं होना चाहिए सिबिल स्कोर। तो ये पॉइंट यहाँ पे कहा गया है। और जो आवेदक जो है ना? वो व्यवसाय शुरू करने के लिए उसके पास आ, स्किल होना चाहिए, है ना? कौशल होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल सी चीज है ना? उसके पास स्किल होगा, अनुभव होगा, एक्सपीरियंस है ना, ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, है ना? तभी तो है ना वो व्यवसाय शुरू कर सकता है ना? और यदि कोई इसके पास कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, यानी कि प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, है ना? तो है ना, इससे क्या होगा कि उसकी जो ऋण लेने की जो संभावनाएं हैं, है ना, जो वो मतलब ज्यादा एलिजिबल हो पाएगा ना। तो व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए मतलब ये सारी चीजें जरूरी होनी चाहिए। और फिर बिजनेस मतलब यदि यदि कोई मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट मतलब जो ऑलरेडी एक बिजनेस है ना, तो उसे आवश्यकता के अनुसार जो उसका विस्तार करने के लिए उसको, है ना, उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, है ना, उसको योजना प्रस्तुत करनी होगी, है ना, बिजनेस मॉडल उसको बनाना पड़ेगा, है ना। और ये इम्पोर्टेंट है। अगर उसको कोई 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 बिजनेसमैन है ना, और उसको अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो पहले वो स्ट्रेटेजी बनाएगा ना कि अ, है ना, कि वो अपना वो जो व्यवसाय है, बिजनेस है, उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए। तो उसको वो जो योजना है, उसको जो प्लानिंग है, उसको पहले प्रस्तुत करनी होगी। ये कहा गया है। ठीक है। और नया व्यवसाय के लिए बिजनेस मॉडल, है ना, वो बनाना जरूरी है। ठीक। तो ये सारा पॉइंट यहाँ पे कहा गया है। अगला देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स और भी याद रखिए आप, जैसे कि जो छोटे बिजनेसमैन है ना, छोटे उद्यमी जो है ना, उनके लिए ये ऋण कि मतलब ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसमें कोई गारंटी या फिर संपत्ति मोर्गेज के रूप में रखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। इसमें कम ब्याज दरों पर भी ऋण उपलब्ध है ना, किया जा सकता है। नया स्टार्टअप करने वाले और छोटे व्यापारियों के लिए काफी फायदेमंद है ना, आर्थिक रूप से वो काफी मजबूत बन सकते हैं। और खास करके महिलाओं के लिए या फिर जो गरीब तबके के लोग हैं, जैसे कि कुछ पिछड़े वर्गों के लोग जो है ना, उनको ये काफी विशेष, है ना, मदद उससे मिलेगी, है ना। बेरोजगारी भी इससे कम हो सकती है ना। स्वरोजगार में बढ़ावा मिल सकता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप याद रख सकते हैं। ठीक। अगला देखते हैं। अगला है, फिर से दिक्कत हो गई। अगला यहाँ पे वही कहा गया, लिखा हुआ है, उसमें जो टाइटल लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ में बैंकिंग व्यवस्था। ठीक है। ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीन छोटी हो गई है। छत्तीसगढ़ में बैंकिंग व्यवस्था। तो यहाँ पे जीएसडीपी में बैंकिंग क्षेत्र वृद्धि 7.69% योगदान 2.89%। और कितने रुपए की वृद्धि हुई है? तो 8,73,289 रुपए, और प्रकृति इसकी उतार चढ़ाव वाली। तो कुल मिलाकर के ये भी ना मार्च 2023 की स्थिति में है ये भी, है ना। तो ये हम वो वाला देखते हैं। ठीक है। जो भी नया आया है ना, वो देखते हैं। चलिए, ये चीजें आई थिंक मैं यहाँ पे इसको रीड नहीं करती हूँ, सीधे स्लाइड की ओर ले चलती हूँ। वही चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई है जो हमने अभी पढ़ा है।
ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना औपचारिक रूप से 28 अगस्त 2014 को आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सार्वभौमिक ऋण, बीमा एवं पेंशन के लिए हर घर के लिए कम से कम एक सामान्य बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं के लिए वित्तीय साक्षरता परिकल्पना की गई। और वही 1 लाख रुपए की रुपए डेबिट कार्ड होने पर अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। इसके अलावा 30,000 का जीवन बीमा कवर उन लोगों को प्राप्त होगा जो 15/8/2014 से 26/1/2015 के बीच पहली बार बैंक खाता खुल चुके हैं और योजना की अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे। वही चीजें कही गई है यहाँ पे। अगला है अम, यहाँ पे तालिका दी हुई है। अ, दो 18/1/2025 है ना, 18/1/2025 तक का है यहाँ पे। स्टेट नेम छत्तीसगढ़। बेनिफिशरीज एट रूरल सेमी अर्बन सेंटर बैंक ब्रांचेस। तो जो लाभार्थी हैं, मतलब ये टोटल कितना लिखा हुआ है, 12 करोड़ 7 लाख 12 करोड़ 7 लाख 60,536, यही लिखा हुआ है ना, 12 करोड़ 7 लाख 60,536 है ना। इतने ब्रांचेस हैं शहरी और ग्रामीण सेंट्रल बैंक के, है ना, और सेमी अर्बन बैंक्स। बैटरी लो हो गई जी, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, 10 मिनट, 10 मिनट का ही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। या तो फिर मैं आपको ना ये वो कर देती हूँ, मैं ना आपको इसका वो स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट बोलती हूँ, सॉरी, मैं आपका ये टेलीग्राम में इसको भेज दूंगी, है ना, क्योंकि अभी इसको डिस्चार्ज करूंगी तो सब कुछ बंद करना पड़ जाएगा। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसका ना पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी। ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में है। और ये है मुद्रा योजना के बारे में। ठीक है। मुद्रा योजना माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस योजना, सॉरी, रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, इसके बारे में भी दिया हुआ है यहाँ पे। 8 अप्रैल 2015 को घोषित की गई। और ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। शिशु ऋण, किशोर ऋण, तरुण ऋण, वही सारी चीजें यहाँ पे हमने जो पढ़ा ना भी, वही सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है। और इसके बारे में, है ना, आपको मैं उसमें भेज दूंगी, क्या नाम, टेलीग्राम में, है ना। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। आई होप इससे, इस वीडियो से थोड़ी बहुत मदद तो मिली होगी आपको, है ना। और मैंने थोड़ा समझाने में जो भी पूरी कोशिश की है ना। और जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, है ना। मुझे समझ में भी आता है कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।